जब पैसा बनाना इतना आसान है, आपको तो करीबन 25-30 साल का अनुभव है, हर आदमी फिर राकेश झुनझुनवाला बन क्यों नहीं जाता? झुनझुनवाला साहब ने केवल वो शेयर्स नहीं खरीदे जिसमें उन्होंने पैसा बनाया, उसने वो शेयर्स भी खरीदे हैं जिसमें उन्होंने पैसा नहीं बनाया है। झुनझुनवाला क्यों है? क्योंकि जो शेयर पैसा नहीं बनाता है उसको वो बेच देते हैं, जो शेयर पैसा बनाता है उसको और खरीद लेते हैं। कितना आसान है, पर 99% लोग ये काम नहीं कर पाते। तो जी हाँ, मैं फिर कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ, निवेश करके पैसा बनाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। जैसे आपने बताया कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंसी है, कंपाउंडिंग है, धोनी मोड में रहना पड़ेगा। क्या चीज़ें नहीं करनी? आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। हर चीज़ का एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, आपको इस लॉन्ग टर्म एवरेज को ध्यान में रखना है। आप मना करते हैं कि टीवी मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, रील्स मत देखिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? हर साल टीवी आपको डराता रहा, अगर आप टीवी देखते रहे तो डरते रहे। मैंने टीवी देखने से इनकार किया, 2008 का 8,000 का बाजार 80,000 हो गया, हुआ कि नहीं? 10 टाइम्स हो गया। टीवी देखता तो नहीं होता मेरे लिए पैसा बढ़ना चाहिए, बाजार में क्या बढ़ा उससे मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद फोगला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज आपका होस्ट। आज मैं एक नए बेहद खास मेहमान के साथ आपके साथ हूं। बहुत सारे लोग और हम सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बट हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पैसे की सोच सिखाते हैं। ऐसी ही आज एक शख्सियत हैं मेरे साथ, मिस्टर कृष्ण शर्मा जी। मिस्टर कृष्ण शर्मा जी करीबन 250 शहरों में 4,000 से ज़्यादा मंच, लाखों लोगों की ज़िंदगी में निवेश की एक नई यात्रा दी है। तो आज एक बेहद खास मेहमान से मैं आपको रूबरू करवाता हूं और मैं ये यकीन कर रहा हूं कि ये मेहमान आपकी हर निवेश की उस बारीकी को समझाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर कृष्ण शर्मा जी से। तो प्लीज़ वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो कृष्ण सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आपने करियर शुरू किया तो सेंसेक्स निफ्टी का क्या लेवल था? मैंने जब कैरियर शुरू किया उससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था। हालांकि मुझे लगता था कि मैं अच्छे वक्त में कैरियर शुरू कर रहा हूँ। मैं छोटे से शहर जोधपुर से रहने वाला था और मुझे मुंबई में काम मिला, और उस ज़माने के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड, जिसको उस वक्त यूनिट ट्रस्ट कहा जाता था जी, वहाँ मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। उस वक्त हिंदुस्तान के बाज़ार में, शेयर बाज़ार में हर्षद मेहता नाम का एक धूमकेतु आया था, और उसका प्रभाव ऐसा रहा विनोद जी जी, कि दिसंबर 1991 के पास, जहाँ तक मेरी याद जाती है, जी, 1800 के पास सेंसेक्स था, और मई आते आते सेंसेक्स 4500 हो गया। 1800 से 4500। 4500 जी, 6 महीने में 2.5 गुना बाजार बढ़ते हुए मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज के इस हिंदुस्तान में भी अगर हम 100 रुपये बचाते हैं तो मात्र 6 या 7 रुपये इक्विटीज़ में जमा करते हैं। जी, म्यूचुअल फंड्स को भी मिला दें तो 10-11 रुपये इक्विटीज़ में जमा करते हैं। उस ज़माने में हिंदुस्तान ने 100 रुपये की बचत में से 25 रुपये इक्विटीज़ में निवेश किया। अच्छा, और प्रभाव ये हुआ कि हमारी जो ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन थी वो 45 थी। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जो आज हम कह रहे हैं इंडेक्स महंगा है, 22 के पी वैल्यूएशन उस वक्त 45 थी। 45 था। जीवन का मैंने पहला निवेश किया था अप्रैल 2 1992 में। ओके। उस दिन इंडेक्स मुझे आज भी याद है 4200 के आसपास था। जी, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि 1 साल हो गया रिटर्न नहीं आया है, मैं दुखी हूँ, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का पहला इन्वेस्टमेंट 42 के इंडेक्स पे 1992 में किया था, और 2002 ठीक 10 साल के बाद ये सेंसेक्स 3000 के अंदर था। मुझे तो 10 साल तक रिटर्न नहीं आया था। अच्छा, ऐसा दौर भी आपने देखा है? ऐसा दौर भी मैंने देखा है। तो सर 1800 से 4200, तो पूरा पैसा तो आपने ही बना लिया। अब दर्शकों के लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा? मैं तो 4200 पे आया भैया। लेकिन आज तो सेंसेक्स जो है ठीक है। 80-85 हज़ार पे। और वो सेंसेक्स जो 4200 का था 2002 आते आते 3000 के अंदर हो जाता है, और आज 85,000 को पार करता है। जी, राइट। एक अद्भुत बात है, इस बाज़ार में उतार चढ़ाव होना मामूली बात है, इस बाज़ार में लंबे समय तक रिटर्न नहीं आना मामूली बात है। और इस बाज़ार की मैं ख़ास बात बताता हूँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाल फिलहाल अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो भगवान का प्रसाद समझिए। अगर मुझे आज पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे 8-10 साल के बाद पैसों की ज़रूरत है, और जो निवेश मैं इक्विटीज़ में कर रहा हूँ मुझे 10 साल तक पैसों की ज़रूरत नहीं है, और इस बीच बाज़ार 5-6 साल तक नहीं बढ़ता है, तो मैं चिंता नहीं करता हूँ विनोद जी, मैं खुश होता हूँ। ये बाज़ार जो है ना, ये कुंभकर्ण के जैसा है।
कुंभकर्ण को कहा जाता है कि 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप सोते हैं तब भी कैलोरीज खर्च होती हैं, शरीर को तब भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, जब जागता था ना तो 6 महीने का खाना खाता था। अच्छा। अगर बाजार ने आपको 4 साल से रिटर्न नहीं दिया है तो मान लीजिए कि अगले 1 साल में 4 साल का रिटर्न दे देगा आपको। लॉ ऑफ एवरेज। बाजार कभी आपको निराश नहीं करेगा। तो मैंने इस बाज़ार से ये सीखा है कि अगर मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी एसआईपी चल रही है या मैं स्ट्रैगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो बाज़ार नहीं बढ़ता है तो मैं तो आनंद से रहता हूँ। मुझे मालूम है कि आज का रिटर्न मुझे एक मुश्त वो आने वाले समय में देगा। यही वो बात है, ख़ास बात जो हमें समझने की ज़रूरत है। सर लेकिन हर आदमी को, हर इन्वेस्टर को ये मालूम है कि बाजार गिरावट भी आएगी, बाजार रिकवर भी करेगा, बाजार फ्लैट भी रहेगा। लेकिन जब भी बाजार डाउन होता है तो आप अपने आप को आनंद में कैसे रख लेते हैं? मतलब कैसे उसको त्योहार की तरह मना लेते हैं? हर आदमी तो पैनिक में आता है। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। आप विनोद जी सड़क पे निकलते हैं कभी कभी? हर रोज निकलते हैं हर सर, रोज अभी यहाँ आने के लिए भी निकल के आए। सड़क का इस्तेमाल करते हैं जी सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं? बिल्कुल होती है सर। 426 करीबन 425 लोगों की डेथ होती है हर रोज, रिपोर्टेड डेटा है ये। रिपोर्टेड डेटा है। हाँ। और एक्सीडेंटल में डिसेबिलिटी होती है, वो तो अलग है। डिसेबिलिटी होना तो मृत्यु से भी खराब है। बिल्कुल मर गया तो दुख क्या आपका? आप दुख थोड़ी कर सकते हैं। बिल्ल दुख आप कब करेंगे? जब डिसेबिलिटी आधे में अधूरे बच जाएंगे, डिसेबिलिटी में तो फाइनेंशियल डेथ हो गई। उसमें ज़्यादा आपको परेशानी आती है। जी तो एक बात बताइए, जब भी आप सड़क पर निकलते हैं डर लगता है क्या? नहीं लगता है। तो फिर बाजार से डर क्यों लगता है? जान प्यारी है कि पैसा प्यारा है? प्यारी तो जान ही। तो फिर सड़क पे डर क्यों नहीं लगता है? ये जो आपको डर लग रहा है ना, ये डर नहीं है, ये निराशा है। जी ये निराशा क्यों होती है? इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। एक पिता है, वो चाहता है कि बच्चा पढ़ाई करे, पर बच्चा मोबाइल देख रहा है। पिता बच्चे से कहता है बेटा मोबाइल मत देखो। बच्चा मोबाइल देखता रहता है और पिता की बात नहीं मानता है। पिता का दुख बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बच्चे ने बात नहीं मानी। बिल्कुल। ये आपके अहं को चोट पहुंचाती है कि मेरा ही बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। तो विनोद जी एक सवाल पूछूंगा और एक इन्वेस्टर के रूप में सोच के जवाब दीजिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल होता है। क्या आप ये मानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है? बिल्कुल मानते हैं। तो एक बात बताइए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या मानते हैं? बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन आप क्या मानते हैं? जिस दिन आप निवेश करते हैं उस दिन आप क्या मानते हैं? सोचते हैं कि भी नीचे जाएगा तो फायदा है, लेकिन जब बाजार नीचे जाता है तो पैनिक आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी जब भी निवेश करता है वो एक अहम में रहता है, वो एक और को ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। उसको लगता है उसने सारी गणनाएं कर ली है, वो इतना होशियार है कि आज के बाद बाजार ऊपर ही जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, ऐसा ही सोचता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये मान ले कि कल से बाजार गिरेगा, वो कभी निवेश नहीं करेगा। निश्चित तौर पर। तो देखिए, दो अद्भुत बातें एक साथ घट रही है। एक तरफ आप कहते हैं मैं इतना समझदार हूं कि मैं उस दिन निवेश कर रहा हूं जिस दिन के बाद बाजार बढ़ेगा, और आप ये भी मानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है। और आपके निवेश करने के बाद जब बाजार गिर जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बाजार ने उस बच्चे जैसा बर्ताव किया है जिसने आपकी बात को नहीं माना। एब्सोल्युटली। ये दुख इस बात का नहीं है कि बाजार गिर गया, ये दुख इस बात का है कि बाजार ने मेरी बात को नहीं माना। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान जो है ना, वो समझदार होता है, समझदार दिखने की कोशिश करता है, समझदार बनाए रहना चाहता है। इस समझदार इंसान के साथ एक अजीब सी बात आपको बताऊं, समझदार इंसान को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अच्छा। रोज़ाना आप ये खबरें सुनते होंगे। अभी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पकड़ा गया है, सेबी ने उसको गुमराह करने हाँ वाला बिल्कुल कहा है। रिसेंट। निहायत ही झूठ परोस कर, गुमराह करके उसने अपना कारोबार किया है। उसकी आमदनी को सेबी ने अवैध माना है। तो लोग उसके इतने दीवाने क्यों थे? उसने आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। विनोद जी, जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान है, पर जो इंसान बेवकूफ़ बना है उसको ये कहना कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो, ये बड़ा मुश्किल है। सही बात। क्योंकि जैसे ही वो मानेगा कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, उसकी निराशा और दुख बढ़ जाता है। सही बात है। भूल और भगवान तो मानने पे ही दिखते हैं। तो वो मानने से इनकार करता है कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान है, पर यह कहना कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो बड़ा मुश्किल है। बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस बाजार में जो सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है, ख़तरा बाजार में नहीं है, ख़तरा आपके अंदर है, आपकी सोच के अंदर है। एक सवाल पूछूंगा और आपको बात समझ में आएगी। लोग जानना चाहते हैं कि इस बाजार में जोखिम क्या है, रिस्क क्या है।
एक बात बताइए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। तो जब जानते हैं कि नहीं करनी चाहिए तो क्यों करते हैं? तो सही। निवेश में खतरा कौन हुआ? आप खुद। बिल्कुल। आप जो जानते हैं, आप जो समझते हैं, आप वो करते नहीं हैं। इस बाज़ार में आप ज़्यादातर वो नहीं करते हैं जो सही है। इस बाज़ार में आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो जब भी आप बाज़ार में निवेश करें, हमेशा निवेश करते वक्त कागज़ पे लिखिए, मैं ये मान के निवेश कर रहा हूँ कि मैं बाज़ार में पैसा बनाऊँगा। मैं ये मान के निवेश कर रहा हूँ कि मेरे निवेश करने के बाद ये बाज़ार बढ़ने पर मेरा पैसा बनेगा, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी मान रहा हूँ कि बाज़ार इस यात्रा में कभी भी गिर सकता है और जब भी बाज़ार गिरेगा, मैं क्या करूँगा, मुझे आज ही निर्णय करना है। बिल्कुल। जब आप आज ही निर्णय करते हैं, तब आप आनंद में रहते हैं। इनफैक्ट किसी भी कामयाब निवेशक को दुनिया में देख लीजिए, वो बाज़ार में खुशी तब नहीं मनाता है जब बाज़ार बढ़ता है, वो बाज़ार में खुशियाँ तब मनाता है जब बाज़ार नहीं बढ़ रहा होता जी। है। क्योंकि बाज़ार में कमाई प्राइस से नहीं होती है, बाज़ार में कमाई वैल्यू से होती है, एब्सोल्युटली। राइट? सही वैल्यू पे, सही वैल्यू मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता क्या है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, वो शॉर्ट टर्म होता है। बिल्कुल। और जब इस तरह से आप अपने आप को धोखा देते हैं, तभी इस बाज़ार में आप यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। आप मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होते हैं, आपको लगता है कि आपका निर्णय गलत हो गया, आप अपने किए गए निर्णय से बाहर निकलते हैं। हिंदुस्तान में अगर 100 SIPs होती है ना विनोद जी, तो आप जानते हैं 75 कैंसिल भी होती है। बिल्कुल। तो जब आपको SIP कैंसिल ही करनी थी तो आपने शुरू क्यों की? आपने तो यात्रा बीच में ही छोड़ दी। बिल्कुल। तो जो सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है, वो ये समझनी है कि अगर आप ये मानते हैं कि बाज़ार ऊपर नीचे होता है, अगर आप ये मानते हैं कि बाज़ार कभी भी गिर सकता है, तो आप इसके लिए तैयारी करते हैं, आप भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं। राइट। राइट। तो मेरी शादी हुई तो एक छोटा सा काम किया मैंने, मैं 2 फॉर्म लेके आया, 2 फॉर्म अपनी पत्नी को दिए। एक फॉर्म था टर्म इंश्योरेंस का, एक फॉर्म था SIP का। पत्नी पूछती है टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अगर मैं जल्दी मर गया तो तुम्हें पैसा मिलेगा। वो कहती है आप SIP क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अगर मैं नहीं मरा तो हमारा पैसा बनेगा। मैं सही भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि मैं कब मरूंगा, मैं सही मरने बात। को कल मर सकता हूँ, जीने को 100 साल जी सकता हूँ। कल मर जाऊँ परिवार को पैसा चाहिए, 100 साल जिंदा रहूँ परिवार को पैसा चाहिए, मैं तैयारी करता हूँ। निवेश करने का मतलब बाजार में कल क्या होगा भविष्यवाणी करना नहीं है। निवेश करने का मतलब है बाजार कल ऊपर जाए, बाजार नीचे जाए, मेरा सपना पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छा करेगी तभी सपने पूरे होंगे। जापान की इकोनॉमी तो अच्छा नहीं कर रही है ना, तो जी। क्या मालूम हो कि सपने पूरे नहीं होते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। 25 साल में 4 गुना हो गई है ना, तो क्या सबके सपने पूरे हो रहे हैं? इकोनॉमी से आपके सपनों का रिश्ता नहीं है। आपके सपनों का रिश्ता है कि आप वित्तीय प्लानिंग कैसे करते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं और अपनी सफ़र को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप शांत चित्त रहते हैं तब जाके आपको पैसा बनता है। बिल्कुल। मैंने कहीं उपनिषद पढ़ते हुए एक बात पढ़ी थी जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। जी। आप एक शांत झील के किनारे संध्या में बैठे हैं, धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा है और पूर्णिमा का दिन है और चांद खुल के बाहर निखर रहा है। थोड़ी देर में आप देखते हैं कि चांद अपने पूरे शबाब पे है और चांद का जो अक्स है आपको सरोवर में, उस झील में दिखाई दे रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और उसी वक्त कोई पत्थर फेंकता है। क्या अभी भी चांद आपको साफ दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या चांद में कुछ घटा है, चांद में कुछ हो गया कि चांद वैसा ही है? चांद तो वैसा ही है। तो अक्स अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि झील में क्या हो गया, शांति हो गई है। बिल्कुल। आपकी इकोनॉमी हमेशा अच्छा करती रहती है, शांत अशांति आपके मन में आता है। बाजार तो ऊपर नीचे हो, बाजार ऐसा है कि झील में किसी ने पत्थर फेंक दिया, आपके अंदर का चांद विचलित नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जब वो विचलित नहीं होता है, आप गिरते और बढ़ते बाजार को स्वीकार करते हैं, तब आपकी यात्रा पूरी होती है। और जिसकी यात्रा पूरी होती है उसको आप जानते हैं प्रसाद क्या मिलता है, उस प्रसाद को कंपाउंडिंग बोलते हैं। और जीवन में पैसा तब तक नहीं बनता है जब तक आप कंपाउंडिंग को प्राप्त नहीं करते हैं। बिल्कुल। अंत में आपको कंपाउंडिंग को प्राप्त करना है। बिल्कुल। सबने यही काम किया, राकेश झुनझुनवाला ने यही काम किया है, वॉरेन बफेट ने यही काम किया है। जिसको आप देखें जिसने पैसा बनाना है उसने यही काम किया है। बाजार के झंझावातों से उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना लगातार निवेश किया है, समय दिया है, कंपाउंडिंग इंतजार किया है और कंपाउंडिंग होने के बाद अपने आप को मुक्त किया है। यही तो एक छोटा सा काम हमें करना है। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। राइट सर? स्वयं और से साक्षात्कार है। स्वयं से साक्षात्कार। साक्षात्कार। एब्सोल्युटली।
आपने टर्म इंश्योरेंस का भी जिक्र किया कि फाउंडेशन होना जरूरी है। आपने राकेश झुनझुनवाला की भी बात की। जब पैसा बनाना इतना आसान है, आपको तो पिछले 22-23 साल, करीबन 25-30 साल का अनुभव है, तो आप हर आदमी फिर राकेश झुनझुनवाला बन क्यों नहीं जाता? एक बात बताइए, पैदल चलना आसान है कि मुश्किल है? जो मॉर्निंग वॉक डेली करते हैं उनके लिए तो आसान है, वैसे तो मुश्किल नहीं, ही है। पैदल चलना एक इंसान के लिए पैदल चलना मुश्किल काम है कि आसान काम है? आसान ही है मेरे हिसाब से तो। हर कोई पैदल चल सकता है कि नहीं? नहीं, चल सकता है ना? है। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है कि खराब है? बहुत अच्छा है। सेहत अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये आसान सी बात सबको मालूम है ना, तो लोग वॉक क्यों नहीं करते? तो जो लोग वॉक कहते क्यों हैं नहीं वो करते? करते नहीं। 1% से ज़्यादा लोग वॉक नहीं करते हैं। तो आसान होने का मतलब ये नहीं कि सरल भी है। यस, ये दोनों शब्द बहुत थे। अगर सिंपल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईजी है। सिंपल चीज़ों में सबसे पहले तो यकीन नहीं होता है। कोई अगर आपसे ये कहे कि रोज़ाना मॉर्निंग वॉक कीजिए आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। एक दिन के वॉक से ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता है। 6 महीने आपको रोज़ाना वॉक करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है। कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब आपको समय देना पड़ता है तो आप समय देना नहीं चाहते हैं। जब आप समय नहीं देना चाहते हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो वही ढाक के 3 बात और बात बनती नहीं। पैसा बनाना बहुत आसान है, ये इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं होता है कि इस प्रक्रिया से आप पैसा बना सकते हैं। जब आपको यकीन नहीं होता है तो आप वो प्रक्रिया करते ही नहीं हैं। जो चीज़ जितनी नज़दीक होती है ना उतनी कम दिखाई देती है। आप इस पेपर को पढ़ रहे हैं, इस पेपर को आप नज़दीक लेके आइए, धुंधला हो जाएगा। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी कष्ट की बात है। तो पैसा बनाना बहुत आसान है। अब आपको करना क्या है? ध्यान से इस बात को हम समझते हैं जी। कि इंसान गलती क्या करता है। झुनझुनवाला साहब ने क्या गलती नहीं की इसलिए पैसा बना, और हमारा पैसा क्यों नहीं बनता है? जब भी आप 2 शेयर्स खरीदते हैं और एक शेयर में फ़ायदा होता है, एक शेयर में नुकसान होता है, अचानक से ग्राहक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, निवेशक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सा शेयर बेचेगा? प्रॉफिट वाला। कौन सा वाला बेचेगा? प्रॉफिट वाला। जिसने फ़ायदा हुआ है। वही निवेशक जिसने प्रॉफिट वाला शेयर बेच दिया, जयपुर में एक दुकान चलाता है। दुकान इतनी चली कि संभलती नहीं है। 2 नौकर रखता है संभालने के लिए। 3 महीने के बाद देखता है कि मेरे नौकर कैसा काम कर रहे हैं। देखते हैं कि एक्स नाम का नौकर कामचोर है, मन लगा के काम नहीं करता है। वाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो नौकरी से किसको निकालेगा? जो काम नहीं कर रहा। और इन्वेस्टमेंट में किसको निकाला? जो काम कर रहा था। देखा? बिल्कुल। झुनझुनवाला साहब ने केवल वो शेयर्स नहीं खरीदे जिसमें उन्होंने पैसा बनाया है, उसने वो शेयर्स भी खरीदे हैं जिसमें उन्होंने पैसा नहीं बनाया है। झुनझुनवाला क्यों है? क्योंकि जो शेयर पैसा नहीं बनाता है उसको वो बेच देते हैं, जो शेयर पैसा बनाता है उसको और ख़रीद लेते हैं। राइट। कितना आसान है ना? पर 99% लोग ये काम नहीं कर पाते। तो जी हाँ, मैं फिर कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ, निवेश करके पैसा बनाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। पर सरल नहीं। और इस आसान काम को करने के लिए विनोद जी करना क्या होगा? एक बहुत छोटा सा काम करना होगा, आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या काम करना होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम सभी लोग पैसा कमाना जानते हैं। पैसा कमाने के एक नियम है। पैसा कमाने में प्रतिस्पर्धा है। अगर आप किसी काम को करने के लिए घर से बाहर निकले हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती, कंपटीशन करना पड़ता है। मैं पहले सरकारी नौकर था। आप जानते नौकरी कैसे मिली? मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसको बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो मैंने पास नहीं किया था, मेरिट में आया था। बिल्कुल। मतलब मेरे नंबर दूसरे से ज़्यादा थे। फिर नौकरी में मुझे प्रमोशन मिला। प्रमोशन इसलिए नहीं मिला कि मैं वहाँ काम करता था। मैंने मेहनत करके मैनेजमेंट को साबित किया कि मेरा काम, मेरी परफॉर्मेंस दूसरे से ज़्यादा है। तो पैसा जब आप कमाने निकलते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा है, आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अगर आप पैसा कमाने घर से निकले हैं तो आपको दूसरे को हराना है। मुश्किल ये है कि हम जीवन में पहला काम पैसा कमाने का करते हैं, फिर हम पैसा बचाते हैं, फिर उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये पैसा बनाने की जो दुनिया है ना, ये अलग दुनिया है। पर हमने तो इस दुनिया में सीखा ही नहीं है कुछ। हमने तो पैसा कमाना सीखा है, और पैसा कमाने में प्रतिस्पर्धा है, आपको दूसरे से आगे रहना है। यही नियम हम यहाँ पर लागू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का नियम अलग है। विनोद जी, ये हमारा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप घर जाएंगे। आप घर कैसे जाएंगे? मेरी कार से। कार से जाएंगे। आप अकेले हैं कि साथ में कोई है? मेरे दोस्त हैं साथ। आपके मित्र आपके साथ में हैं, तो दोनों में से एक ही गाड़ी चलाएगा? बिल्कुल। तो जब आप गाड़ी चलाएगा तो आप अपने मित्र से ये कहेंगे क्या कि ध्यान रखो कि दूसरी कोई गाड़ी हमसे आगे तो नहीं निकल रही है? नहीं कहें। ऐसा आप क्यों नहीं करेंगे? हम तो हमारी जर्नी पे जा रहे हैं। आप सड़क पे प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करेंगे दूसरों से?
क्यों आप दूसरों से आगे रहने की कोशिश नहीं करेंगे? आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने घर जाएंगे, दूसरा आदमी अपने घर जाएगा। बिल्कुल। सबकी मंजिलें अलग 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 हैं। हम्म, जब आप निवेश करते हैं ना, सबकी मंजिलें अलग होती हैं। तो निवेश में आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अपना मुकाम हासिल करना है। जो व्यक्ति अपना मुकाम हासिल करता है वो दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। नहीं करता है। तो निवेश में लॉन्ग टर्म निवेश का पहला नियम आप जानते हैं क्या है? आपको दूसरे से नहीं पूछना है उसका रिटर्न क्या है। बिल्कुल। जैसे ही आप दूसरे को पूछेंगे उसका रिटर्न क्या है, आप क्या करेंगे जानते हैं? उसकी स्कीम में जाने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, जैसे ही अपनी स्कीम छोड़ के उसकी स्कीम में जाएंगे, वहाँ रिटर्न आना कम हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जो आपने छोड़ा है वहाँ रिटर्न बढ़ जाएगा। ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाता है। ये पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पैसा कमाने में आपको वीर बनना पड़ता है जो दूसरे को हराता है। पैसा बनाने में आपको महावीर बनना है जो खुद को जीतता है। एब्सोल्युटली। यही एक मामूली से फ़र्क है जो हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो दोस्तों, पैसा बनाने के लिए धोनी मोड में आना जरूरी है, कुंडली मार के बैठना पड़ेगा। सर, आपने आर्ट ऑफ एलिमिनेशन की बात की। जैसे आपने बताया कि पैसा बनाने के लिए ये रास्ता है, कंसिस्टेंसी है, कंपाउंडिंग है, धोनी मोड में रहना पड़ेगा, सब चीज़ें। लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट किताबों में ये तो बताया जाता है कि पैसा बनेगा कैसे। लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, किसी भी इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, क्योंकि 15-20 साल की लॉन्ग टर्म की जर्नी होती है, तो उस इन्वेस्टर को कौन सी चीज़ों से हटना है, क्या अवॉइड करना है, ताकि ये समझ में आए कि इन चीज़ों में, क्योंकि जब चीज़ें हट जाएंगी आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, तो करने वाली चीज़ें तो फिर 2-4 ही बचती। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है पूछनी, ये दुनिया जो है लॉ ऑफ एवरेजेस से चलती है। जी। हर चीज़ का एक एवरेज होता है, हर चीज़ की गति होती है। एक बच्चे को, अगर आपके घर में आपका बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, उसको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? डिपेंड करता है उसकी हॉबी के हिसाब से। 1-2 घंटे मेरे हिसाब से तो गुड एनफ। अगर आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि रोज़ाना 2 घंटे पढ़ाई करे, 4 घंटा पढ़ाई करे, 6 घंटा पढ़ाई करे, तो बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और पढ़ाई भी करेगा। अगर आप ये कोशिश करेंगे नहीं मेरे बच्चे को तो आगे बढ़ना है, रोज़ाना 12 घंटा पढ़ाई करना है, तो क्या होगा? वो एक दिन तो कर लेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा। वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल। हर चीज़ का एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। आपको इस लॉन्ग टर्म एवरेज को ध्यान में रखना है। अगर आपको उस लॉन्ग टर्म एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो समझ जाइए उतना ही प्रोपोर्शनेट रिस्क भी बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क को मैनेज करते हुए रिटर्न को बढ़ाना है। जब भी आप रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रिस्क को नहीं बढ़ाना है, दी गई रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने की कोशिश को करना है। तो सबसे पहला तो काम आपको करना है, मर्यादित आचरण करना है। अगर बाज़ार पिछले 40 सालों में 12-13% से बढ़ा है तो आपको 13-14-15% का लक्ष्य बनाना है। उससे ज़्यादा लक्ष्य आपको CAGR रिटर्न। आपको यहाँ पर रिटर्न बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ आपको रिटर्न पाने के चांसेस बढ़ाने की कोशिश करनी है। प्रोबेबिलिटी बढ़ानी। दोनों में अलग बातें हैं। जी। आपको संभावनाएं बढ़ानी है, रिटर्न नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल। रिटर्न बढ़ाने के चक्कर में संभावनाएं कम हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। एक छोटा सा बात आपसे कहता हूँ, कभी कभी हम एक्साइटमेंट में फंस जाते हैं। आप कभी जंगल जाते हैं तो जानते हैं आपके साथ क्या होता है? आप शेर की फ़ोटो लेके आते हैं, आप चीता की फ़ोटो लेके आते हैं, आप लेपर्ड की फ़ोटो लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में डाल दिया गया है कि ये सबको हराते हैं, ये सबसे ताकतवर हैं, पर ये सबसे नाकामयाब शिकारी हैं। शिकारी हैं पर नाकामयाब हैं, बड़े दुखी शिकारी हैं। शेर महीने में 4 बार ही खाना खाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि शेर अगर 4 बार कोशिश करता है तो 3 बार नाकामयाब हो जाता है। 75% फेलियर रेट है। फेलियर रेट है उसकी। पूरे परिवार के साथ रहता है, शेरनी और शेर मिलकर शिकार करते हैं, तब जाके 25% सक्सेस रेट है। जो टाइगर है वो अकेला रहता है, उसको घमंड है मैं अकेला ही शिकार करूंगा, उसका सक्सेस रेट और भी खराब है, 15%। चलिए 20% करता हूँ। 5 बार कोशिश करता है तो 1 बार हिरण हाथ में आता है, आता ही नहीं है। चीता भगवान से कहता है अरे ये तो इतना फेल हो रहे हैं, मुझे कुछ शक्ति, एक्स्ट्रा शक्ति दो, मैं पेड़ से भी शिकार कर सकूं। तो वो पेड़ पे चढ़ना जानता है। सक्सेस रेट है 35%। तो सक्सेस रेट थोड़ी बढ़ी पर ज़्यादा नहीं हुई। उसको देख के चीता भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि मैं दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर बन जाऊं, इतना तेज भागूं कि दुनिया में कोई जानवर मेरे से तेज नहीं भागे तो मैं सबको पकड़ लूंगा। लेकिन कभी आपने तेज दौड़ के देखा है? आप दौड़ के देखिए, जब आप तेज दौड़ेंगे शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी, आप थक जाएंगे और आपको रुकना पड़ता है। चीता 1-125 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, हिरण 70 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। कोई भी चीता आसानी से हिरण को पकड़ सकता है, लेकिन 2 मिनट ही भाग सकता है।
2 मिनट अगर हिरण हाथ में नहीं आया तो इतना थक जाता है कि दिन में दोबारा शिकार नहीं कर सकता है। तो 125 किलोमीटर की रफ्तार होने के बाद भी सक्सेस रेट 50%, केवल 50%। अब एक मज़ेदार चीज़ आपको कहता हूँ, अफ्रीका के जंगलों में कुत्ता रहता है जिसको वाइल्ड डॉग बोलते हैं। ये भगवान के पास जाके क्या बोलता है, मुझे शेर जैसी ताकत नहीं चाहिए, मुझे शेर जैसी बैने दांत नहीं चाहिए, मुझे शेर जैसे बड़े नाखून नहीं चाहिए, मुझे लेपर्ड के जैसे पेड़ पे चढ़ने की क्षमता भी नहीं चाहिए, मुझे चीता के जैसे तेज भागने की क्षमता भी नहीं चाहिए, मुझे टाइगर जैसा बड़ा शरीर भी नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ दे दीजिए कि मैं 1 घंटे तक लगातार भाग सकूं। अच्छा। स्पीड भले ही कम दे दीजिए, स्पीड भले ही कम दे दीजिए। तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है 35 किलोमीटर। हिरण भागता है 70 किलोमीटर, पर जब वो हिरण के पीछे भागता है तो हिरण डरता है, हिरण तेज भागता है, दूरियां बढ़ जाती है क्योंकि वो तेज भाग रहा है, पर कुत्ता पीछे भागता रहता है। हिरण पीछे मुड़ के देखता है, कुत्ता अभी भी मेरे पीछे है। हिरण घबरा जाता है और तेज भागता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, थक के गिर जाता है। कुत्ता तो थकता ही नहीं है, बिल्कुल। जाके पकड़ लेता है। आप जानते हैं सक्सेस रेट क्या है? 95%। बहुत। वो कभी फेल होता ही नहीं है। तो इन्वेस्टर ऐसा बनिए कि आप कभी फेल ना हो, पैसा बने ही बने। कंसिस्टेंसी। आपको 25%, 30%, 35% कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाजार ने कभी आपको 20-25% रिटर्न दे दिया तो अगले 2 साल नहीं देगा। सन 22 में दे दिया, 23 में दे दिया, तो अब 2 साल से रिटर्न आपको बाजार नहीं दे रहा है। कितनी मामूली बात है, नहीं समझ में आती है। पर सिर्फ 12-13% की SIP 20 साल में आपको करोड़पति बनाती है। और अगर आपने टॉपअप कर लिया तो 15 साल तो फिर तो बारे न्यारे ही हो गए। तो 15 साल में करोड़पति बनाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हर साल करोड़ बनता है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। कंसिस्टेंसी, यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है। राइट। लेकिन सर अभी देखो, जैसे इन्वेस्टर का बिहेव है तो वो क्या करते हैं कि रिसेंसी बायसेस, मतलब जिस असेट्स क्लास में पैसा बना अभी रिसेंट में, उस असेट्स क्लास की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप रिसेंट उदाहरण लेंगे तो गोल्ड का, सिल्वर का, तो इस रिसेंसी बायसेस को जिसमें रिसेंट परफॉर्मेंस आई है उसमें ना जाकर के कंसिस्टेंसी बनी रहे, जिसकी आपने लॉन्गेविटी की जो बात की आपने, वो बने रहे, डिसिप्लिन बने रहे, उतार चढ़ाव में मैं उसी में बना रहूं, वो कैसे पॉसिबल? देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम कमाने के मोड में हैं, हम पैसा बनाने के मोड में नहीं हैं। आपको उस मोड से बाहर आना पड़ेगा। ये मोड कौन सा है? क्यों आपके साथ में ऐसा होता है? 2 मजदूर काम करते हैं एक फैक्ट्री में, दोनों की 1 लाख रुपए की आमदनी है। सेठ जी मजदूर को बुलाते हैं, एक मजदूर ए को बुलाते हैं। ए और बी नाम के मजदूर काम करते हैं। पहले मजदूर को सेठ बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, तुम्हारी पगार को मैं बढ़ा के 1,10,000 रुपये करना चाहता हूँ। उस मजदूर को कैसा लगेगा? बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अरे 1 बहुत लाख से अच्छा 1,10,000 हो गई। बहुत तो अच्छा खुश लगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खुश तो हूँ। मजदूर बहुत खुश है कि सेठ ने 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी। जी। वो मिठाई खरीदता है, भगवान को भोग चढ़ाता है, घर में जाके सब मिठाई खा रहे हैं, सब वो परिवार के साथ बैठा है। अचानक से दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है, उसके साथ में मजदूर बी जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता है वो खड़ा है, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा है। वो पूछता है कि भैया मिठाई आप कैसे लेके आए? तो दूसरा दोस्त बोलता है कि आज सेठ जी ने मुझे बुलाया और सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी पगार को 1 लाख रुपये से बढ़ा के 1,25,000 रुपये करता हूँ। सुनते ही मजदूर ए को कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, कंपैरिजन आ गया। देखा आपने? कंपैरिजन करते ही आनंद खत्म हो गया। तो पैसा कमाने का दूसरा नियम बताता हूँ। यहाँ आपको सुकून तब मिलता है जब आप दूसरे से ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर आपको महावीर बनना है, मुझे दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना। है। तो अगर सोने में अभी रिटर्न आया है तो आपको सोना लेने की इच्छा क्यों हो रही है? इसलिए इच्छा नहीं हो रही कि सोने में रिटर्न आया, इसलिए इच्छा हो रही कि आपके दोस्त ने जिसने सोना खरीद लिया उसको रिटर्न आ गया है। बिल्कुल। और वो आप पर दबाव बनाती है और आपको सोना खरीदने की इच्छा होती है। जब आप किसी चीज़ को कीमत देख के खरीदना चाहते हैं तो आप स्पेक्युलेटर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो ये पता करता है कि सोने के दाम 2024 में बढ़े क्यों, सोने के दाम बढ़ने के गर्भ में क्या है। जो वो ढूंढता है तो उसको बात समझ में आती है, सोना तो 2024 में नहीं, 2023 में भी बढ़ा था, 2022 में भी बढ़ा था, 2021 में भी बढ़ा था। और 2021 में वो भूमि बनी थी, वो धरातल बना था जहाँ से सोने के दाम बढ़ने हैं। जो इन्वेस्टर है ना, तो वो तो 2021 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल।
तो आप वैल्यू देखते हैं, कारण को ढूंढते हैं। जब आपको कारण समझ में आता है तब आप निवेश करते हैं। केवल कीमत को देख के अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप दूसरे के दबाव में देख के निवेश कर रहे हैं, और इसी को रिसेंसी बायस कहते हैं। दुनिया में सभी लोग इस गलती को करते हैं। अगर कीमत देख के आपको इच्छा हो रही तो समझ जाइए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप स्पेकुलेटर हैं, आप सट्टेबाज हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। आप प्राइस की दुनिया से खेल रहे हैं, आपको वैल्यू का समझ ही नहीं है। नहीं है। हमें इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। सर एक और सिचुएशन आती है डे टू डे जब भी इन्वेस्टर से अपने इंटरेक्ट करते हैं, आईएपी करते हैं यूट्यूब पे, कि 40-45 साल की एज के जो लोग हैं, जिनके घर में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ईएमआई चल रही है, और कोई सीरियसली अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं। मतलब कोरोना के बाद में डीमैट खोला, 2-3 साल में थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है। तो अभी अगर पैसा को एक सीरियसली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना हो, अच्छे एक बड़ा पैसा बनाना हो, जो बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, खुद का रिटायरमेंट करना हो, तो आपके हिसाब से कैसे शुरुआत करनी चाहिए? किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहला तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी ताकत जो है वो बचत में है। आपकी बचत ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी बचत ज़्यादा होगी वो वेल्थ ज़्यादा क्रिएट करेगा। जो समय ज़्यादा देगा वो वेल्थ ज़्यादा क्रिएट करेगा। जिसका रिटर्न थोड़ा भी ज़्यादा होगा वो बचत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन तीनों ही चीज़ें आपको चाहिए, ज़्यादा बचत, ज़्यादा समय और ज़्यादा रिटर्न। रिटर्न इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी है। और मुश्किल ये है कि हम कमज़ोर कड़ी की तरफ ही ध्यान देते हैं, और वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। अब क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया। आज ही मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था, किस शहर की बात है मुझे शहर अभी याद नहीं आ रहा है। वहाँ एक ज्वेलर की दुकान में ग्राहक आता है और ग्राहक ज्वेलरी देख रहा है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आता है, और वो जो 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 वो है ग्राहक है वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। उसी वक्त जो ज्वेलर है सीपीआर देता है, 1 मिनट तक सीपीआर देता है, और वो व्यक्ति वापस कॉन्शियस में आ जाता है, हॉस्पिटल जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, इसको गोल्डन आवर कहते हैं। हार्ट अटैक या दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर अगर आपको फर्स्ट एड मिल गया तो आपके ज़िंदा रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। बढ़ जाती है। तो वैसा ही आप अगर 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो आप जितना पैसा बनाएंगे वो अवसर आपको जीवन में बाद में कभी नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में बचत करना शुरू करके निवेश किया, विनोद जी, आप यकीन नहीं करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लीनियर समझते हैं, ज्योमेट्रिक नहीं समझते हैं। वो लड़का जो 25 साल की उम्र में बचत करता है, 35 साल के बाद उसको एक थैला पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और 35 साल की उम्र में जो व्यक्ति बचत करेगा वो 60 साल तक बचत करता रहेगा, तब भी उसके पास उतना पैसा नहीं होगा जिसने 10 साल में पैसा बचाया है। डिले कॉस्ट, ये आपको पहली बात समझनी है। तो शुभस्य शीघ्रम, पैसा बचाने में जितना जल्दी आप बचाएंगे, जितना समय देंगे, उतना ज़्यादा पैसा आपका बनेगा। अब आपका वक्त निकल गया है, आप 35, 38, 40 साल के हो गए हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा और आपको ज़्यादा पैसा बचाना पड़ेगा। और ज़्यादा पैसा बचा के कम से कम 20-22 साल का समय आपको देना होगा। अच्छी बात यह है 40 साल के बाद भी 60 साल तक आप काम कर सकते हैं, आपके पास अभी करियर भी में भी समय पीक पे है। हैं। और अब हमारा जीवन भी बहुत लंबा होता है, हम 80-90 साल तक जीवन जीते हैं। तो जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी आपके निवेशक हैं जो कि इस बात में पीछे रह गए हैं, समय पे बचत नहीं कर पाए, समय पे निवेश नहीं कर पाए, उम्र 40-42 साल हो गई है, उनसे मैं कहूँगा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 काम करें, थोड़ा ज़्यादा बचत करने की कोशिश करें और अपनी बचत को टॉप अप करें। मतलब इस साल अगर आप 1000 रुपये बचा रहे हैं तो अगले साल आप 1100 रुपये बचाएंगे, उसके अगले साल आप 1200 रुपये बचाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो 60-62 साल आते आते आपके हर एक सपने कंपाउंडिंग की मदद से पूरे हो सकते हैं। तो आपको वो करना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, बहुत ध्यान में जो रखनी है, वो ये रखनी है कि ये पहले से मान के चलना है कि बाज़ार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पैसा आपका 20 साल में बनेगा, 22 साल में बनेगा, इतना वक्त आपको लगेगा, पर 20 साल आने से पहले 10 साल आएंगे, 10 साल आने से पहले 1 साल आएगा, 1 साल आने से पहले 1 महीना आएगा, 1 महीना आने से पहले 1 सप्ताह आएगा, 1 सप्ताह से पहले 1 दिन आएगा, 1 दिन से पहले 1 घड़ी आएगी, 1 घंटा आएगा, और 1 आवर, 1 घंटे से पहले 1 मिनट आएगा, और 1 मिनट से पहले 1 सेकंड आएगा। अगर मैं इस सेकंड में ज़िंदा हूँ तभी अगला जन्मदिन देखूँगा, जब अगला जन्मदिन देखूँगा तभी अपना 50वां जन्मदिन देखूँगा, तभी 80वां जन्मदिन देखूँगा। आपने क्या समझा? ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म बनता है शॉर्ट टर्म को जोड़ के। एक सेकंड जुड़ के मिनट बनता है, मिनट जुड़ के घंटा बनता है, घंटे 24 घंटे जुड़ के दिन बनता है।
तो लॉन्ग टर्म में अगर ज़िंदा रहना है, लॉन्ग टर्म में कामयाब होना है, तो शॉर्ट टर्म में ज़िंदा रहना है। एब्सोल्युटली। तो जो आदमी शॉर्ट टर्म की तैयारी नहीं करता है ना, वो लॉन्ग टर्म देख ही नहीं सकता है। तो आपको एसेट एलोकेशन करना है। मुझे इस साल कितने पैसे की ज़रूरत है, वो जगह पैसा रखने की अलग है। मुझे अगले 2-3 साल में कौन सा खर्चा करना है, वो स्कीम अलग है। मुझे 4-5 साल में कौन सा पैसा खर्च करना है, वो स्कीम अलग है। मुझे 10 साल के बाद कौन सा खर्चा करना है, वो स्कीम अलग है। अगर आपने इस तरह से एसेट्स को एलोकेट नहीं किया है, तो आप शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी भी कोई घटना घटेगी और आप विचलित हो जाएंगे। पर अगर आपने इस तरह से एसेट्स को एलोकेट किया है, आपने हर क्षण की रक्षा की है, तो फिर आप विचलित नहीं होंगे और तभी आप लॉन्ग टर्म देख पाएंगे। तो दूसरी चीज़ आपको रखनी है एसेट एलोकेशन। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि शादी में एक ही हवन होता है, जिसके हवन में फेरे होते हैं। पंडित जी हमारे घर में एक दिन पहले आ गए और उन्होंने हवन की वेदी बना दी। मुझे अक्ल नहीं थी, मुझे अजीब बात है, मुझे अक्ल क्यों नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन पहले वेदी बनाई और कहा कि आज एक और हवन होगा। मैंने कहा आज कौन सा हवन होगा, कि अपनी माता जी को पूछिए। मैंने माँ को पूछा, माँ कहती बेटा आज गृह शांति का हवन होगा। तो मैंने पंडित से पूछा ये क्यों ज़रूरी है। तो पंडित जी मज़ेदार चीज़ कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को जानते हैं। मैंने कहा नहीं। अरेंज मैरिज थी मेरी। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं। क्या आप उनके व्यवहार को समझते हैं? मैंने कहा नहीं, हम तो अपरिचित हैं। हम तो पहली बार शादी के बाद हम लोग मिलेंगे, हम तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब आप दोनों मिलते हैं तो लोग आपको बधाई देते हैं। बधाई का मतलब बढ़ना होता है। बधाई का मतलब आप बढ़िए, डूडो ना हो पूतो फलो, आप ग्रो कीजिए। बधाई का मतलब यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। और ग्रोथ को बोलते हैं समृद्धि। तो पंडित जी कहते हैं जब दो आत्माएं मिलती है ना, तो केवल समृद्धि नहीं आती है, विचारों में भेद भी आता है, और विचारों के भेद से अशांति भी आती है। जब तक आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, समृद्धि नहीं होगी। तो आज हम जो हवन कर रहे हैं, इसमें ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके और आपकी पत्नी के मन को शांत रखें, तभी समृद्धि आएगी। क्या मतलब है, अगर आप शांत नहीं हैं तो शादी भी नाकामयाब हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी शादी ही है ना, बिल्कुल। लंबे समय तक निवेशित रहना है, तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारा हर मंत्र ओम शांति से शुरू होता है और ओम शांति पे ख़त्म होता है। आपकी निवेश की यात्रा में अगर आप शांत नहीं हैं, तो आप पैसा बना ही नहीं सकते। आप डर जाएंगे और डरते ही आप बाहर निकल जाएंगे। सड़क पे आप शांत रहते हैं इसलिए आप डरते नहीं हैं। बाज़ार में आप अशांत रहते हैं इसलिए बाज़ार से आप डरते हैं। यही वो बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये आपने बहुत ही पते की बात की। आमतौर पर मैं आपको बहुत फॉलो कर रहा हूँ पिछले 15-18 सालों से, तो मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ। आपको तो तकरीबन 25-30 साल का तजुर्बा है। आप मना करते हैं कि टीवी मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, रील्स मत देखिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? कहाँ बुराई है? छोटा सा एक बात आपसे पूछूंगा, और जी। आपको शाम को मेरे घर में एक पार्टी है विनोद जी, जी। और मैं आपको न्योता देता हूँ। और जब मैं आपको न्योता देता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त परिचित हैं, सबको मैं पार्टी में बुलाना चाहता हूँ, और सबके मुझे फ़ोन नंबर चाहिए ताकि मैं उनको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मुझे वो फहरिस्त, मुझे लिस्ट बना के देंगे जिस पे आप नाम लिखेंगे और नाम के आगे फ़ोन नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिख। तो 20-25 लोग हैं जिनका लिस्ट मुझे आपको बनानी है। आप मदद करेंगे मेरी? बिल्कुल। करेंगे आप? ठीक है। तो आप 25, हमारे 25 दोस्तों की आप लिस्ट बना रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, नाम के आगे फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप लिस्ट लिखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत किस नाम से करेंगे? आमतौर पर आदमी खुद का ही कर लिखता है। क्यों? 25 दोस्तों में आपको खुद का ही नाम पहले क्यों याद आया? क्योंकि सबसे ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक आदमी मैं ही बोलता है। एग्जैक्टली। तो एक बात मेरे से एक बात का जवाब दीजिएगा। जी। मैं एक खबर देने वाला हूँ। मैं टीवी में एक खबर देने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। मैं टीवी में नौकरी करता हूँ जिसका काम क्या है? खबर देना। जी। क्या रोज़ाना खबर आना ज़रूरी है? आपके जीवन में रोज़ाना खबर नहीं आती है ना? नहीं आती। रोज़ाना खबर आती है, रिश्तेदार को वो हो गया, उस रिश्तेदार का लड़का भाग गया, उसका बेटा को नौकरी लग गई, उसके घर में बीमार हो गया, वो उसके घर में मृत्यु हो गया। ऐसी खबरें रोज़ आती हैं क्या? नहीं आती। तो टीवी रोज़ खबर कैसे देता है? बनाते हैं। कोई भी पत्रकार जाके अपने एडिटर को ये नहीं बोल सकता है कि आज मुझे कोई खबर नहीं मिली। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जिस तरह से लिस्ट में आपने पहला नाम लिखा, खबर देने वाले जब खबर देगा तो उसको दो हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इस खबर देने में मेरा हित क्या है और इस खबर देने में सुनने वाले का हित क्या है, किसके ध्यान का वो हित का ध्यान रखेगा? वो तो दोनों, मतलब खुद मेरा हित, पहले खुद के हित का ध्यान रखिएगा। हित का ध्यान रखेगा। और खुद के हित का ध्यान, उसका हित क्या है कि खबर खूब फैले। वायरल। खबर खूब फैलेगी कब? जब वो डराएगा।
जितना डर बढ़ता है ना, कोई चीज़ नहीं बढ़ती, कॉन्टेजियस। तो टीवी डराती बहुत है, सही बात है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खबर वो नहीं होती जो आपको बताई जाती है, खबर वो होती है जो आपसे छुपाई जाती है। ये भी बात सही। और वो खबर आपको कभी पैसा कमा के नहीं देती जो सब जानते हैं, खबर आपको वो पैसा बना के देती है जो कम जानते हैं। तो टीवी देख के, टीवी सुन के आप पैसा बना ही नहीं सकते हैं। टीवी आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बना के छोड़ देगी। मुझे अच्छी तरह से याद है 2008 में टीवी ने कहा कि अमेरिका में ज़लज़ला आया है, अमेरिका का बाज़ार गिर रहा है, हमारा बाज़ार गिर रहा है। टीवी रोज़ाना बाज़ार में गिरावट की बात करता था। 2010 में टीवी ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्योंकि 2008 में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को बहुत बढ़ाया है। 2011 में वाकई में महंगाई बढ़ गई, हिंदुस्तान की महंगाई 12% हो गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई में इंटरेस्ट रेट सरकार को ज़्यादा करने पड़ते हैं, बाज़ार आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। 2013 में महंगाई बढ़ने की वजह से रुपया कमज़ोर होता है और हमारा रुपया 25% टूट जाता है। टीवी चीख चीख कर आपको कहता है कि रुपया टूट रहा है। 2014 में टीवी आपको डराता है कि बाज़ार से सावधान रहिएगा, हमें नहीं मालूम सरकार किसकी बनेगी, ये इलेक्शन का साल है। 2015 में टीवी डराता है कि देश के 6 राज्यों में अकाल घोषित कर दिया गया है, ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है, कृषि में उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है, ईपीएस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार बाजार अच्छा नहीं करेगा। और 2015 के अंदर आपको टीवी ने डराया कि ब्रेग्जिट हो रहा है, ब्रेग्जिट आया। 2016 में आप संभले भी नहीं थे कि टीवी ने कहा डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी से इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। 2018 में टीवी ने कहा कि जीएसटी व्यापारी को बहुत प्रभावित करेगी, बाजार से सावधान रहिएगा। 2019 के अंदर टीवी दिन भर डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करती है। वो 2 भाइयों में एक भाई डिफ़ॉल्ट कर गया, याद है आपको? एक सड़क बनाने वाली कंपनी तबाह हो गई, बिल्कुल। एक हाउसिंग लोन कंपनी तबाह हो गई। ये कब हुए थे? 2019 में। 2019 में टीवी दिन भर आपको डिफ़ॉल्ट की कहानी सुनाता था। 2020 के अंदर टीवी ने कहा कोविड आ गया, घर में बंद रहिए, कोविड आ गया है। 2021 में टीवी ने कहा और बड़ा कोविड आ गया है। इतना भयंकर कोविड आया है कि जितने लोग 2021 में मरे, 2020 में भी नहीं मरे थे। 2022 में टीवी ने दिन रात आपको कहा सावधान रहिए, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। 2023 में टीवी ने आपको डराया, अमेरिका में ऐसी महंगाई आई है, यूरोप में ऐसी महंगाई आई है जो 40 साल से नहीं आई है। और 2025 में FIH आ रहा है, टीवी आपको डरा रहा है। हर साल टीवी आपको डराता रहा। अगर आप टीवी देखते रहे तो डरते रहे। मैंने टीवी देखने से इनकार किया। 2008 का 8,000 का बाजार 80,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 10 टाइम्स हो गया। बिल्कुल। टीवी देखता तो नहीं होता मेरे लिए पैसा बढ़ना चाहिए। बाजार में क्या बढ़ा उससे मतलब नहीं है। इस बाजार का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि बाजार में तो पैसा बनता है पर आपका पैसा नहीं बनता है। आपका पैसा क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं और टीवी आपको डरा रहा है। क्योंकि डर जितना बिकता है कोई चीज़ नहीं बिकती है। ये सबसे ज़रूरी बात है। बिल्कुल। तो मैंने आपको 3 कारण बताए कि आपको टीवी क्यों नहीं देखनी। और चौथा और सबसे बड़ा कारण, टीवी आपके साथ क्या करेगी? टीवी आपको एक शॉर्ट टर्म का व्यक्ति बना देगी, लॉन्ग टर्म का व्यक्ति नहीं बनाएगी। क्योंकि आप टीवी देखते हैं और सुनते हैं। कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं और सुनते हैं वहाँ इंद्रियां काम करती हैं, और जहाँ इंद्रियां काम करती है फिर जहन काम नहीं करता है। आप जानते हैं आप मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं जाते हैं? कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो रात को अलार्म लगाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, बहुत बार। है ना? वो रात को अलार्म लगाता है। आपने फैसला किया है कि मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, ये फैसला करके आप अलार्म लगाते हैं। सुबह 4 बजे अलार्म बजता है। दिमाग को कौन बोलता है कि अलार्म बज गया? कान बोलता है। और जैसे ही कान दिमाग को बोलता है उठ जाओ, अलार्म बज गया है, दिमाग शरीर को आदेश देता है उठ जाओ, आप उठ जाते हैं। कान, आप उठ जाते हैं। शरीर को दिमाग बोलता है उठ जाओ, शरीर उठ गया। जैसे ही शरीर उठता है आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। ये पांचों इंद्रियां मिल के आपके दिमाग से एक सवाल पूछती है, हे दिमाग बता तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो दिमाग कहता है मेरी ज़िंदगी का मकसद है खुश रहना। तो अगला सवाल पूछती है मज़ा सोने में आ रहा है कि बाहर वॉक में आएगा? तो दिमाग को क्या जवाब देना पड़ेगा? सोने में आ रहा और वह आदमी अलार्म बंद करके है। सो जाए। रात को उसने दिमाग की सुनी, सुबह उसने इंद्रियों की सुनी। जितना अखबार पढ़ेंगे, जितना टीवी देखेंगे, उतनी इंद्रियां काम करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा। आज जो खबर आ रही है कल पलटने वाली है। ट्रम्प पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं? बिल्कुल पलट। फिर भी आप सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्या ज़रूरत है सुनने की? तो जो भी चीज़ें इकोनॉमी में हो रही हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। आप कुत्ते को देख के कभी नहीं कह सकते कि कुत्ता कहाँ जाएगा।
कुत्ता कभी दाएं जाता है, कुत्ता कभी बाएं जाता है, कुत्ता कभी रुक जाता है, कुत्ता कभी तेज भागता है। कुत्ते के साथ मुश्किल ये है कि वो वहाँ जाता है जहाँ से महक आ रही है, पर कुत्ता किसी मालिक का है और चेन से बंधा हुआ नहीं है। कुत्ता भटकता हुआ चलेगा पर अंत में वहीं जाएगा जहाँ मालिक जाएगा। ये बाज़ार आपका ऊपर जाए नीचे जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बाज़ार जीडीपी पर निर्भर करता है। अगर आने वाले 5, 8, 10 सालों में जीडीपी बढ़ती है तो ये बाज़ार भी बढ़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दे के बात ख़त्म करता हूँ। विनोद जी, आपको और आपके परिवार के आने वाले सालों में खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, निश्चित यकीन तौर है पर। आपको? 100% तो बढ़ेंगे। आपके खर्चे ही तो व्यापारी की आमदनी है। अगर आप ये मानते हैं कि मेरे खर्चे बढ़ेंगे, तो जो सेवाएं आप खरीदेंगे, जो वस्तुएं आप खरीदेंगे, उसको व्यापारी बनाता है। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल और अगर व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी तो उसके शेयर का भाव बढ़ेगा। कितना आसान है ना। यही तो बात हमें जानने की कोशिश करनी। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूँ आपसे। आपने कहा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। मुझे आप बताइए, आने वाले सालों में कौन से महीने में बढ़ेंगे, कौन से महीने में नहीं बढ़ेंगे? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। आप खुद के खर्चे नहीं बता सकते नहीं बता और आप जानना चाहते हैं बाजार कब बढ़ेगा? सकते। कितना यही चल मुश्किल है। बात है। हाँ, यही चल है। आप वो करना चाहते हैं जो आप कर नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है। तो मैंने अपने जीवन में एक बात मान ली है, आप जानते हैं, वो अपने ट्वीट पे भी लिख के रखता हूँ। मेरा पहला ट्वीट यही है, मैं नहीं जानता कि कल बाजार में क्या होगा। बिल्कुल बाजार ऊपर जाएगा कि बाजार नीचे जाएगा, मैं ये नहीं जान। नहीं जानता हूँ। पर मैं ये जानता हूँ, हिंदुस्तान में लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। बाजार वहीं जाएगा अंत में जहाँ हमारे देश की जीडीपी जाएगी। बिल्कुल बस यही आपको काम करना है, रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। अब पॉडकास्ट ख़त्म करने के बाद जब आप घर जाएंगे, आप अपने गाड़ी की गति की चिंता नहीं करेंगे, आप चिंता करेंगे मुझे घर पहुंचना है। मान लीजिए रास्ते में बाधा आएगी, रेड लाइट आएगी, टायर पंचर हो जाएगा, आपको जाने में देरी लगेगी, आप जाना छोड़ देंगे कि घर जाएंगे? घर जाएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कार की स्पीड क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कहाँ घर पहुंचना है। बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में आपको करना है। रिटर्न की चिंता मत कीजिए, रिटर्न कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी नुकसान में जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा आएगा, कभी बहुत कम आएगा, लेकिन आपको सफ़र जारी रखना है और जितना पैसा आपको बनाना है वहाँ पहुँचना है। कंपाउंडिंग इसमें आपकी मदद करती है। कितना आसान है ना, बिल्कुल। पर हमने इसको इतना जटिल बना रखा है। अब अपने पॉडकास्ट की तरफ, एंड की तरफ है सर, तो एक दो छोटे छोटे सवाल। हाँ। एक तो ये है कि आप हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो ज़िंदगी भी तो जीनी है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला माइंडसेट कितना हाँ। वो है, तो इनके बीच में बैलेंस कैसे करें? और दूसरा इसके साथ ही फॉलोअप सवाल मेरा ये है कि अभी रिसेंट जैसे 1-1.5 साल में आपने हालांकि बात की, तो एसआईपी मैंने शुरू की, तो क्या मुझे स्टॉप कर देनी चाहिए 1 साल का रिटर्न देख के या नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि बचत करना क्यों ज़रूरी है। नहीं, बांध क्यों होते हैं, डैम क्यों होते हैं, आप जानते हैं? क्योंकि हमेशा बारिश नहीं होती है। आप एनिमल प्लेनेट देखिए, अफ्रीका के जंगलों में कभी कभी नदियाँ सूख जाती है, वर्षा नहीं होती, जानवर मर जाते हैं। जी इंसान क्यों नहीं मरता है? इंसान बांध बनाता है। इंसान भी अकाल में मरा करता था, तो इंसान को अक्ल है। इंसान ने क्या सीखा कि नदियाँ सूख सकती हैं, बारिश नहीं हो सकती है। मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो जब बारिश होती है तो मुझे पानी को बांधना है। आप कितना भी कमाइए विनोद जी, ये नदी के जैसे है। मैं महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, अचानक से मेरे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि अगले महीने कमाई नहीं होगी। बिल्कुल। मैं अपने परिवार को अपनी कमाई पास ऑन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार को केवल अपनी बचत ही पास ऑन कर सकता हूँ। आप कितना धन का निर्माण करेंगे इस बात पर निर्भर नहीं करता है आप कितना कमाते हैं। आप कितना धन का निर्माण करेंगे इस बात पर निर्भर करता है आप कितना बचाते हैं। बिल्कुल। तो धन बचत से बनता है, धन कमाई से नहीं बनता है। कमाई एक फ्लो है जो कभी भी सूख सकती है, बचत एक स्टॉक है जो नियंत्रित आप कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप जानते हैं बचत का मतलब क्या होता है? बचत का मतलब होता है कल का खर्चा, क्योंकि एक दिन आप खुद खर्च हो जाएंगे कि अमृत पी के आए आप। सही बात। तो जिस दिन आप बचत करते हैं, आप जानते हैं आप दूसरा काम क्या करते हैं, ये मुझे पैसा कब खर्च करना है, तभी तो एसेट एलोकेशन आप कर पाएंगे। ये पैसा जो मैंने आज बचाया है अगले महीने खर्च करूंगा, लिक्विड फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 6 महीने में खर्च करूंगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 1 साल के बाद खर्च करूंगा, शॉर्ट टर्म फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 1.5 साल 2 साल के बाद खर्च करूंगा, मीडियम टर्म फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 3 साल के बाद खर्च करूंगा, बॉन्ड फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 5 साल के बाद खर्च करूंगा, हाइब्रिड फंड। ये पैसा मैंने आज बचाया है 10 साल के बाद खर्च करूंगा, इक्विटी फंड। कितना आसान है। तो अभिमन्यु मत बनिए। चक्रू में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बाहर आना इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का वाले का। नाम, वैसे बचत बचत पे लिखा है खर्च होने का नाम। बचत कहाँ खर्च होनी है आपको मालूम होना चाहिए। और जो आदमी ये नहीं जानता है, फिर आप जानते हैं उनको ईश्वर क्या सज़ा देता है, वो खर्चा नहीं कर पाता है, अपनी बचत को बिना खर्च किए मर जाता है। उसको ऐसी कठोर सज़ा ईश्वर देता है कि आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने वो गरुड़ पुराण पढ़ी है, उसमें ये है। आप जानते हैं वो क्या कहता है? जो आदमी खर्चा किए बिना मर जाता है बचत का, भगवान रोजाना आसमान से नीचे देखने के लिए कहता है कि देख तेरी बचत को दूसरा कैसे खर्च कर रहा है। कैसा लगेगा? इसको संन्यास कहते हैं। आपको हर पैसे को खर्च करना है। तो वो मूर्ख है वो लोग जो ये कहते हैं कि अगर हम बचत करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। आपने कभी मधुमक्खी को देखा है? बिल्कुल देखा है। उसका भोजन क्या है? वही पत्ते वत्ते। एक 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 तितली का भोजन क्या है? बटरफ्लाई क्या भोजन है? पराग। वो फूलों पे बैठती है और फूलों का रस चूसती है। मधुमक्खी का मधु कैसे बनता है? वो फूलों का रस चूसती है। भंवरा, उसका भोजन क्या है? फूलों का रस चूसता है। कभी बागीचे में बैठिएगा, तितली को ध्यान से देखिएगा, मधुमक्खी को ध्यान से देखिएगा, भंवरे को ध्यान से देखिएगा। वो आता है, फूल पे बैठता है, फूल के पराग को, नेक्टर को चूसता है, उसका पेट भर जाता है, फूल फिर भी खिला रहता है। तो अगर उसका पेट भर गया तो फूल को मुरझाना चाहिए कि नहीं मुरझाना चाहिए? बिल्कुल। प्रकृति संतुलन कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। इतना पैसा मुझे अभी खर्च करना है और इतना पैसा मुझे भविष्य के लिए बचा के रखना। बचाना है। याद रखिएगा, कल का ही जीवन आपके हाथ में है। विनोद जी, विनोद जी, आपके जीवन के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो आप जी चुके हैं उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। जो आज हो रहा है बदल सकते हैं, नहीं बदल आप आज के निर्णय से कल को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते। मैं उन लोगों से ऐतराज़ करता हूं जो कहते हैं कि कल किसने देखा। मैं उल्टा कहता हूं, कल ही है जो आपके नियंत्रण में है। कल कैसा होगा मैं आज अपना निर्णय करके उसको बदल सकता हूं। तो कल के लिए तैयारी करना मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। और आखिरी बात कहता हूं, जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं ना, तब असली पैसा बनता है। जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं ना, सरकार टैक्स भी कम लेती है। और जब पैसे से पैसा बनाते हैं, विनोद जी जानते हैं क्या होता है? एक अद्भुत बात होती है। अगर आप पैसे से पैसा नहीं बना रहे, पैसे से पैसा तभी बनेगा जब बचत करेंगे। अगर आप पैसे से पैसा नहीं बनाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? आप गुलाम हैं। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं अध्यापक हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं जॉब करता हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं गवर्नमेंट नौकर हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं वकील हूँ। आप क्या जवाब देते हैं? कि मैं क्या काम करके पैसा कमा रहा हूँ। आप अपना व्यवसाय बताते हैं, आप नहीं बताते कि आप कौन हैं। वो आपका जीवन नहीं है। ये जीवन आप उसके लिए जी रहे हैं जो आपको पैसा दे रहा है। आप गुलाम हैं। जब आप पैसा कमाते, तीसरा नियम आपको बता रहा हूँ, जब आप पैसा कमाते हैं तो आप गुलाम है। तो आपको करना क्या है जीवन में? खुश रहना है। और खुश आप तब रहते हैं विनोद जी, जब आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं और आप जवाब देते हैं जो मेरी मर्जी। ऐसे कितने लोगों को आप जयपुर में जानते हैं कि आप उनसे सवाल पूछें आप क्या करते हैं और उनके मुंह से निकलेगा जो मेरी मर्जी। कितने लोगों को आप जानते हैं? हैं कुछ लोग तो, है ना? उनके जीवन का आनंद कैसा होगा सोचिए। आप ये बात कब कहते हैं? जब पैसा आपके लिए काम करता है। तो जीवन भर हमें पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमा के, पैसा बचा के, पैसा बनाने की कला को हासिल करना है। और एक दिन बैठे बैठे इतना पैसा बनेगा जिसको आप पैसिव इनकम कहते हैं, जो एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। असली मायने में उस दिन जीवन शुरू होता है। और हमारे शास्त्रों में इसको स्वर्ग कहा गया है। आप जानते हैं स्वर्ग में क्या होता है? जैसे आप स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, आपको कल्पतरु मिलता है, आपको अक्षय पात्र मिलता है, आपको कामधेनु मिलती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आपकी हर इच्छा पूरी होती है। और इच्छा आपकी क्यों पूरी होती है? क्योंकि आपके पास इन 3 नामों के एसेट्स हैं। धरती पे एसेट्स बनाइए, एसेट्स से बने हुए पैसे को खर्च कीजिए, आपका स्वर्ग धरती पर ही बन जाएगा। यही मामूली सी बात हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया सर। आपसे सवाल पूछने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आप इतना वो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण ही अपने चेलों को वो उपदेश दे रहे हैं। नहीं, बहुत 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 सरल है, बहुत सरल है। देखिए, आपको हमेशा ये अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं चाहता क्या हूँ। मैंने ये जीवन में अनुभव किया है विनोद जी, हमें अंत तक ये समझ में नहीं आता है कि हम चाहते क्या है। हमें नहीं समझ में आता है। सबसे ज़्यादा जो आपको बात जीवन पे टाइम खर्च करना है, वो इस बात पे खर्च करना है आखिर में आप चाहते क्या हैं।
और मुश्किल ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको समझ में आता है कि आप चाहते क्या है। जो आपको उम्र के एक आखिरी पड़ाव में समझ में आता है, समझदारी वो है कि वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। सर लास्ट सवाल है मेरा कि मैं मोबाइल ऐप से खुद ही कर लेता हूँ, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है? क्या कोई कोच की ज़रूरत है मुझे इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आपने क्या कहा था? नहीं करनी और चाहिए। लोग? करते, तो सब आपका करते। आपका दुश्मन कौन है? खुद का खुद ही। व्यवहार। वॉरेन बफेट के गुरु ये बात कहते थे, मेरा कथन नहीं, उनके गुरु कहते थे। 1937 में उन्होंने कहा था, एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि वो खुद का दुश्मन है। तो आपको आपसे कौन बचाएगा? कोच आपका। सलाहकार बचाएगा। अगर आप गली में क्रिकेट खेलना चाहते हैं आपको कोच की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं कोच की। जरूर। तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी हैं कि बुरे खिलाड़ी हैं? बहुत अच्छे तो हैं। फिर कोच क्यों रखते हैं? वीकनेस बता पाए। मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। अर्जुन को कृष्ण की जरूरत इसलिए नहीं थी कि युद्ध करना नहीं जानते, तो सर्वश्रेष्ठ थे ना। अर्जुन को कौन हरा सकता है? पर उसको कृष्ण की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि फैसला करने में मदद चाहिए। जैसे ही अर्जुन जो सबको हरा सकता है मैदान में जाता है, सामने दादा को देखता है जिसकी गोदी में खेला है, सामने गुरु को देखता है। कल्पना कीजिए विनोद जी कि हमें कोई कहे वो दादा जो वृद्ध है, आप हैं 20 साल के, दादा हैं 80 और 90 साल के, जिनकी गोदी में आप खेले हैं, उनकी छाती में तीर मारना मजाक है क्या? सही बात है। कर पाएंगे? नहीं कर पाए क्यों कर पाए वो? क्योंकि कोच थे। कोच थे। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। चैट जीपीटी है, गूगल है, एआई है, जेमिनी है, टीवी है, रेडियो है, मैगजीन्स है, अखबार है, ज्ञान बिखरा पड़ा। ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आपको ज्ञान है कि गाड़ी चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ज्ञान से कुछ नहीं होता है। भगवान ने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तभी अर्जुन युद्ध को प्रेरित हुआ। तो भगवान ज्ञान देने के बाद द्वारका चले गए कि 18 दिन साथ में रहे? साथ में रहे। क्यों साथ में रहे जब ज्ञान दे दिया? वो जानते थे कि ज्ञान देने के बाद भी ये मूर्खता करेगा, तो मुझे इसके साथ रहना जरूरी है। जरूरी। क्योंकि खुद को जीतना मुश्किल है। आप अच्छे निवेशक तभी बनते हैं जब आप महावीर होते हैं। महावीर जो खुद को जीतता है। खुद को जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए आपको सलाहकार की जरूरत है। अगर आपके पास सलाहकार है तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप कामयाब होंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं और आप मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं, विनोद जी का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। एक पड़ोसी को कहिएगा कि मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपये दूंगा। आपका काम किया है सुबह 4 बजे आके दरवाजा मेरा तब तक खटखटाते रहना जब तक मैं बाहर आके आपके साथ मॉर्निंग वॉक नहीं चलूँ। तो मॉर्निंग वॉक पे जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी कि बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगे। यही तो करना है आपको। सलाहकार आपसे तब काम करवाता है जब आपको काम करने की इच्छा नहीं होती। सलाहकार आपको अच्छी स्कीम जानने के लिए नहीं चाहिए, सलाहकार आपको आपसे बचाने के लिए चाहिए, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो विनोद जी मैं आपको एक बहुत बारीक सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बाज़ार है ना, ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं? अर्थव्यवस्थाएं प्रतिक्रिया से काम करती हैं। अर्थव्यवस्था में ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही होता है। अर्थव्यवस्था रस्सी पे चलने जैसा है, रोप वॉकिंग है। एक नट जब रस्सी पर रोप पे वॉक करता है तो आपने देखा होगा वो कभी दाएं झुकता है और कभी बाएं झुकता है। ऐसा क्यों करता है? बैलेंस बना, संतुलन रखने के लिए जी। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है ना तो खर्चना अच्छा है ना बचत करना अच्छा है, ना तो खर्चना बुरा है ना तो बचत करना बुरा है। दोनों में आपको संतुलन स्थापित करना है। तो आपको बात आसानी से समझ में आए, एक सवाल पूछूंगा। जयपुर में एक महाकंजूस बाप रहता है, उसका बेटा कंजूस होगा कि खर्चीला? चांसेस इस बात के हैं कि खर्चीला होगा। देखा आपने? कंजूस बाप का बेटा, कंजूस बाप अपने बेटे को क्या सिखाएगा? कंजूसी। तो आपने क्या कहा? खर्चीला होगा। याद रखिएगा, अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, भगवान संतुलन रखने के लिए आपके घर में ऐसी औलाद भेजेंगे जो खर्चीली होगी। इकोनॉमी तभी चलती है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी ये भी अच्छा क्यों कर रही है कि दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में जो लोग सन 70 में पैदा हुए, सन 60 में पैदा हुए, उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर इकोनॉमी थी। हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी।
हमने जीवन में ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे पास गेहूँ खाने के लिए नहीं होता था, विदेशों से दान में गेहूँ आता था। हमने ऐसे समय भी देखा है हिंदुस्तान में जब हमने सोना गिरवी रखा था। बिल्कुल। हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसे दिन भी देखे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पगार है उसमें हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। 25-26 आते-आते 25-26 तारीख आते-आते तनख्वाहें ख़त्म हो जाती थी। तो जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर सन 60-70 के अंदर कमाने लगे, उस दौर के लोग पैसा बहुत बचाते हैं। उनसे आसानी से पैसा खर्च नहीं। होता नहीं। तो इस वक्त जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं जिनकी उम्र 55 साल से 60 साल है, इनके पास अपने खातों में अच्छा पैसा है। इनके खातों में पैसा बढ़ रहा है, खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही उनका बात। बच्चा घर में देख रहा है कि मेरे बाप का पैसा बढ़ रहा है, खर्च इससे होगा नहीं, मुझे लगता है ये पैसा मुझे ही खर्च करना होगा। सही बात है ये। तो अब जो वर्तमान जो बच्चे हैं उनमें खर्चने की इच्छा ज़्यादा है। और जिस समाज में खर्चने की इच्छा ज़्यादा होती है वहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। ये हमें बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले 15-20 साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट्स कंजप्शन में आप हिंदुस्तान में देखेंगे। तो मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर जो मैं आचरण देख रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में आहार व्यवहार देख रहा हूँ, उससे मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में जीडीपी ग्रोथ रेट्स, कंजप्शन की ग्रोथ रेट, उधार लेने की ग्रोथ रेट आपकी दुनिया में सर्वाधिक रहने वाली है। तो यहाँ पर पैसा बनाने का अवसर जो आपको इस देश में मिलेगा, अन्यत्र किसी देश में नहीं मिलेगा। ये हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने मुझे मौका दिया, निमंत्रित किया, इसके लिए हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर। आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, हर महीने सैकड़ों रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन आपने मेरा कहे का मान रखा और एक अवेलेबल हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।